नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो EVS टॉपिक 3 आपको यहाँ पर जो है जेटेट का जो सिलेबस, न्यू सिलेबस EVS का दिया गया है, उसके आधार पर आवास जो है आपका टॉपिक 3 होगा। उसके पार्ट 6 को लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। यदि इसके पहले आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा। इसके सभी पार्ट में सभी प्रकार के आवास के बारे में बताया गया है। जैसे पहला आपका जो टॉपिक है वो घास स्थलीय आवास से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय स्थलीय आवास के बारे में यहाँ से भी एक प्रश्न रहता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है आपको एक स्थलीय आवास के बारे में है, यहाँ से भी आपका रहेगा। फिर जलीय आवास के बारे में यहाँ से भी रहता है। मरुस्थलीय आवास है, यहाँ से भी। तो इस तरह से अलग अलग सभी आवास का प्रकार का PDF आपको बना करके दिया गया है। आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको JCERT जैक की किताब साथ ही संपूर्ण सिलेबस जो न्यू PDF आपको जो दिए गए हैं उसके आधार पर है, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और यहाँ से EVS की संपूर्ण तैयारी अवश्य करेंगे। अगर केवल EVS की तैयारी, EVS का PDF केवल चाहिए तो सिर्फ 150 रुपये में टोटल EVS, जिसके साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी अगर पूरी तैयारी 1 से 5 की करनी होगी तो आपको 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के करवाया जाता है। आप सभी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे आज के टॉपिक में विभिन्न प्रकार के आवास के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे हम लोग मानव निर्मित आवास, या जिसको हम कहेंगे कृत्रिम आवास। इसके अंतर्गत इसके नीचे इसका जो है देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना हुआ है, जो कि आप देख करके ही रहिएगा, ठीक है। इसके नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, मानव निर्मित आवास या कृत्रिम आवास क्या होते हैं। मानव अपनी आवश्यकता और क्षेत्र के आधार पर रहने के लिए जिस प्रकार का आवास बनाता है उससे ही मानव निर्मित आवास या कृत्रिम आवास कहा जाता है, ठीक है। मानव निर्मित आवास क्या है या कृत्रिम आवास क्या है, तो मानव अपनी आवश्यकता, कैसे आवश्यकता है, तो अपने क्षेत्र के आधार पर उसका होता है। जिस क्षेत्र में रहता है वैसा ही घर बनाना पड़ता है। रहने के लिए जिस प्रकार का आवास बनाएगा तो मानव ही आवास बना रहा है, इसलिए उसको मानव निर्मित आवास कहेंगे। और ये प्रकृति प्रदत्त नहीं होता है, मानव के द्वारा कारीगरी की जाती है, या उसको कृत्रिम आवास के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आप जैसे यहाँ पर ठंडे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के घर को इग्लू कहेंगे। आप स्थलीय ज़मीन पर आएंगे, समतलीय ज़मीन पर, तो वहाँ का पक्का घर, कच्चा घर, मिट्टी घर, इस तरह का आवास बनाएंगे। और यहाँ पर जब आप जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तो वहाँ पर जो है ढालूनुमा घर आप बनाएंगे, ठीक है। तो सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं। आइए देखते हैं मानव निर्मित आवास और आगे क्या है। मानव निर्मित आवास जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका देखिए अस्थायी आवास और दूसरा होते हैं देखिए अस्थायी आवास, ठीक है। अस्थायी आवास और अस्थायी आवास, ये 2 प्रकार के मानव निर्मित आवास होते हैं। अस्थायी आवास क्या होता है और अस्थायी आवास क्या होता है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। लेकिन अस्थायी आवास के अंतर्गत देखिए किस प्रकार के आवास आते हैं उसका यहाँ पर सीरीज बना हुआ है, ठीक है। अस्थायी आवास के अंतर्गत कैंप या तंबू लगा करके जो लोग रहते हैं, झोपड़ी बना करके जो लोग रहते हैं, या उसी में इग्लू एक आता है, ये भी अस्थायी आवास के अंतर्गत होता है। ये बार बार बनता है, बार बार समाप्त होता है, ठीक है। अस्थायी आवास में क्या होता है, अस्थायी घर वे हैं जो लंबी समयावधि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं,
जैसे पक्का का घर, कच्चा का घर। लेकिन अस्थायी आवास की श्रेणी में अभी के डेट में पक्का के घर को ही माना जाता है। ठीक है, ऐसे कच्चा घर पहले था लेकिन अभी इसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अस्थायी आवास में देखिएगा यहाँ पर अस्थायी आवास के अंतर्गत क्या आता है। अस्थायी घर वे घर हैं जो तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कैंप या तंबू हो गया, झोपड़ी हो गया, इग्लू हो गया। ये सभी को हम लोग अस्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, घर की आवश्यकता क्यों है, हमें घर क्यों चाहिए, घर की आवश्यकता क्यों होती है लोगों को। ठीक है, देखिए घर अस्थायी जीवन के लिए आवश्यक है। घर हमें किसके लिए आवश्यक है, अस्थायी जीवन जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। एक जगह पे हम जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ घर बनाना पड़ता है और अस्थायी घर बनाना पड़ता है। घर हमें आश्रय देता है, घर हमें रहने के लिए स्थान है। घर हमें मौसम के दुष्प्रभाव, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी से हमें बचाता है। घर हमें मौसम के दुष्प्रभाव, गर्मी, सर्दी, ठंडी, बरसात सभी से बचाता है। अगला है, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सभी चीज़ों से घर हमें निश्चित होकर के सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम सोते हैं, रहते हैं। ठीक है, घर हमें अपनेपन की भावना भरकर मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। अगर आप कहीं घर में है, जैसे कभी आप सफ़र में है तो उसको आप घर नहीं मानते, पूछते कि हम घर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, घर से आपको अपनापन लगाव होता है और वहाँ क्या होता है, मानसिक संतुष्टि आपको मिलता है और आप वहीं पर सोते हैं, रहते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए अस्थायी आवास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का आवास थे, उसकी भी श्रेणी को हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला था कैंप या तंबू का आवास, फिर झोपड़ी, फिर इग्लू था ना। तो कैंप या तंबू का आवास क्या है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जहाँ कम से कम दिनों के लिए रहना रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप फौज में हैं तो आपको किसी एरिया में भेजा गया जहाँ पर अभियान चलाना है। वहाँ पर अभियान चलाने क्रम में आप क्या करेंगे, तो कैंप बनाएंगे या तंबू का कैंप बनता है। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ दिनों का अभियान होता है, उसके बाद वहाँ से कैंप लेकर के चल देते हैं या तंबू का उखाड़ कर लेके चले जाते हैं। तो वही कैंप या तंबू है। तो इलाके क्षेत्र जहाँ घर की सुविधा नहीं है वहाँ कैंप या तंबू लगाकर लोग रहते हैं और कार्य पूरा होने पर फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे सेना के जवान या जिसको गुलगुलिया घुमंतु समुदाय के लोग देखिएगा, तो आज ट्रेन से यहाँ आए, इस स्टेशन पर आए, यहाँ पर लोग कुछ दिन तक रहे हैं, फिर यहाँ से जब ख़त्म हो गया फिर दूसरे स्टेशन पर गए, वहाँ रहे। तो ये भी कैंप, तंबू या झोपड़ी बना करके रहते हैं और फिर उखाड़ करके चले जाते हैं। तो ये अस्थायी आवास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इग्लू, जिसको हम लोग कहते हैं बर्फ़ का घर। इग्लू जिसको कहते हैं बर्फ़ का घर, इग्लू, इसके बारे में जानते हैं। बहुत ठंडे क्षेत्र, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, वहाँ बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं और बर्फ़ से बने घर को ही इग्लू कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ हमेशा हिमपात होते रहती है, जहाँ हमेशा जो है बर्फ़ गिरते रहता है, वहाँ पर क्या होता है, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र में ही, वहाँ भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, तो वहाँ बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। वहाँ के लोग रहने के लिए बर्फ़ के घर बनाते हैं और बर्फ़ से बने घर का नाम इग्लू होता है। ठीक है, इग्लू उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इग्लू में जो लोग, इग्लू के घर में जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है या अभी के नया डेट में इनुइट कहा जाता है। ठीक है, अगर इस्किमो ऑप्शन रहेगा तो इस्किमो मानिएगा, नहीं रहेगा तो इनुइट भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि फ़िलहाल इनुइट अब उसका नाम हो गया है। इग्लू के निर्माण में बर्फ़ की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। जब इग्लू का घर बनाया जाता है तो उसके निर्माण में जो बर्फ़ की सिल्ली होती है, तैयार हो जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अभी पक्का घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ इग्लू के लोग बर्फ़ के सिल्ली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस घर का आकार गुंबद के समान होता है। इस घर का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गुंबद के समान का होता है, क्योंकि बर्फ़ यदि ज़्यादा गिरे तो वो नीचे आ जाए, उसी पर नहीं ढक जाए। ठीक है, तो ये गुंबद के समान बनाए जाते हैं। फर्श के लिए जानवरों के खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्श के लिए जानवरों के खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे घर बन गया, बर्फ़ का है, नीचे भी बर्फ़ है, तो यहाँ पर सोने या रहने के लिए जानवरों का खाल या उसका फर, उसी का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, तो ये फर या जो जानवर के खाल हैं वो वहाँ गर्मी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है, अगला है इग्लू में रहने वाले लोगों को अब इनुइट कहा जाता है। याद रखिएगा, इग्लू में रहने वाले को एस्किमो कहा जाता था। ठीक है,
लेकिन अब वर्तमान में ज़्यादा करके नाम आपको ऑप्शन इनुइट आने लगा है। तो याद रखिएगा, अगर एस्किमो देगा तो इनुइट नहीं देगा, और इनुइट देगा तो एस्किमो नहीं देगा, दोनों जानना आपको आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक और है ऋतु प्रवास या रैन बसेरा। बहुत लोगों को देखे होंगे आप। ये क्या है? घने जंगलों में रहने वाले लोग, गर्म और ठंडे स्थानों से लोग क्या होते हैं, आकर अस्थायी बस्तियों में रहने लगते हैं। ये घने जंगल में थे, गर्म और ठंडे स्थान में थे, अब यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये लोग आएंगे और अस्थायी बस्तियों में रहने लगते हैं। तो ऐसे ही लोगों को रहने के लिए सरकार क्या करती है, बाहर से जो लोग आ जाते हैं तो लोगों के इन मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। ठीक है, तो ये मौसम के आधार पर जो लोग बदल जाते हैं, मौसम को नहीं सह पाते और फिर दूसरे जगह पर उस मौसम के अनुकूल आते हैं, तो उसी को ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। यानी मौसम के बदलने के आधार पर जो लोग अपना आवागमन बदल देते हैं उसको ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। अपने देश में भी कई स्थानों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं जो कि इन लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इससे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो कि आए हुए थे। ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 74 है। प्रश्न नंबर कितना है? 74 है। तो इसके पहले देखिए आपको जो 73 यानी 1 से लेकर के 5 तक जो टॉपिक पार्ट हुए हैं उसके आधार पर 73 तक प्रश्न हो चुके थे। आज 74वां प्रश्न से हम लोग पार्ट 6 चलेंगे। ठीक है, प्रश्न है मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या कहते हैं? ये यूटेट 2014 यानी उत्तराखंड टेट 2014 का प्रश्न है। मानव निर्मित आवास, मरुस्थलीय आवास, जलीय आवास या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार का आवास बनाएगा उसको हम लोग मानव निर्मित आवास की श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर इसका ये होगा। अगला है जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है क्या कहते हैं? जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है क्या कहते हैं? अस्थायी आवास, अस्थायी आवास, दोनों या कोई नहीं। ये यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि अभी तक अगर भारत देश में सबसे अधिक परीक्षा हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है। ठीक है, तो ये जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग अस्थायी आवास की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, जैसे आप पक्का का घर बनाते हैं 50, 60, 70 वर्षों तक रहने के लिए, तो वो आपका अस्थायी आवास होता है और आप वहीं पर आकर के रहते हैं। ठीक है, अब है अस्थायी आवास है। इसमें कौन अस्थायी आवास है आपको बताना है। सीजी टेट 2014 यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तंबू, झोपड़ी, इग्लू या सभी। ठीक है, तो तंबू या कैंप लगाकर जो लोग रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं। झोपड़ी भी जो लोग बना कर रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं, और इग्लू भी बर्फ वगैरह अस्थायी है, इसलिए राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पक्का घर किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? पक्का घर जो है किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? अस्थायी आवास, मानव निर्मित आवास, कृत्रिम आवास, सभी। यूपी टेट 2014 में है। ठीक है, तो पक्का घर अस्थायी आवास है, ये आप सभी को जानते हैं, सही है। पक्का घर मानव निर्मित आवास है, ये भी पॉइंट सही है। मानव के द्वारा बनाए गए इसलिए मानव निर्मित आवास है। और ये मानव निर्मित आवास को हम लोग कृत्रिम आवास भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर का डी होगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है घर हमें प्रदान करता है। ये पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, घर हमें आश्रय देता है, घर हमें सभी मौसम से बचाता है, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, डी यानी इसका सभी। ठीक है, तो घर हमें क्या करता है? घर हमें आश्रय देता है, घर हमें मौसम से ही बचाता है, घर हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी राइट आंसर का डी होगा। घर से हमें ये सभी चीज़ें सही है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, ठंडे प्रदेश के क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वहाँ घर बनाए जाते हैं। बिहार टेट 2011 और यूपी टेट 2014 पूछा गया था। इग्लू, रैन बसेरा, झोपड़ी या कोई नहीं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वहाँ जो घर बनता है उसको हम लोग इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है, बर्फ का घर इग्लू कहते हैं। अगला है बर्फ से बने घर को कहा जाता है। बर्फ से बने घर को कहा जाता है। ये सीजी टेट 2019 में, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 और यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया। तो बर्फ से बने घर को क्या कहता है आपको बताना है। रैन बसेरा, मिट्टी का घर, पक्का का घर या इग्लू। तो बर्फ से बने घर को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्लियर, इग्लू कहते हैं। इग्लू का आकार कैसा होता है? इग्लू का आकार कैसा होता है? ये हरियाणा टेट 2019 से पूछ दिया था। एच टेट यानी हरियाणा टेट 2019।
छत के घर के आकार के जैसा, गुंबद के आकार के जैसा, झोपड़ी के जैसा, या कोई नहीं है। तो इग्लू जो घर बनता है वो कैसा बनता है? गुंबद के आकार के जैसा बनता है। ठीक है, गुंबद के आकार के जैसा बनता है। अगला है इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? आया कहाँ? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, MP टेट 2018 में। सीमेंट और कंक्रीट से बना पक्का घर, मिट्टी से बना कच्चा घर, बर्फ से बना घर, या सभी। ठीक है, तो इग्लू क्या है? तो बर्फ से बना घर है, उसी को इग्लू कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाए जाते हैं? इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और MP टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाया जाता है? मिट्टी, ईंटा, जानवरों की खाल एवं फर, सभी। ठीक है, तो इग्लू वाले घर में फर्श पर जो है जानवरों के खाल एवं फर बिछाया जाते हैं। क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि वे गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। UP टेट 2021, MP टेट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इग्लू के फर्श पर जानवरों के खाल एवं फर क्यों बिछाए जाते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए, सर्दी का एहसास दिलाने के लिए, गर्मी को बढ़ाने के लिए, कोई नहीं। ये कहाँ पूछा गया था? तो देखिए H टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो घर पर बिछाया जाता है फर, इसका क्या कारण है? तो गर्मी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ का घर है, इस पर जब जानवरों के खाल और फर बिछाए जाते हैं तो फर क्या करते हैं? उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, तो गर्मी प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, अगला है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है? मोटी, पतली, ईंट वाली पतली, कोई नहीं। MP टेट 2014। ठीक है, तो गर्म वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवारें जो होती है मोटी होती है, और ज़्यादा करके मिट्टी के जो घर बने रहते हैं वो देखिएगा तो 20-20 फीट का मोटा होता है। ठीक है, तो ये 20 इंची का मोटा दीवार भी होता है। ठीक है, 25-30 इंची का क्यों होता है? तो ये गर्मी से बचाते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी शिक्षक यहाँ पर जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि 30 में मेरा 25 या 28 नंबर आ जाए, तो इससे बेस्ट आपको नोट्स और कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको JCERT जैक की किताब के साथ साथ पूरा सिलेबस को कवर किया हुआ है, और पार्ट बाई पार्ट विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछा गया है वो भी दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी कवर करवाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में EVS की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर 25 से 28 के बीच में आपका नंबर अवश्य आएगा। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा, EVS का नोट्स लेकर के एग्जाम में जाने से पहले तक अवश्य पढ़ के जाइएगा। सभी नोट्स कंप्लीट है। धन्यवाद।